शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास को बुझा सकता है। मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं और इसमें बहुत गहरा जाना चाहता हूं। जितने भी लोग शेयर मार्केट से इत्तेफाक रखते हैं उन्होंने इस डायलॉग को जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी एक सीरीज आई थी द स्कैम 1992 प्रतीक गांधी की, जो कि हमारी हर्षद मेहता के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, एक 1992 में स्कैम हुआ था, तो सारे लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा। ठीक है, और उसी टाइम में एक बिग बुल नाम की भी आई थी, बट ये इतनी फेमस नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसा होता है जनरली, मेरे साथ तो होता है कि जब हम किसी भी चीज को मॉर्निंग में गुनगुना लेते हैं, ठीक है, जिस भी गाने को मॉर्निंग में गुनगुना लेते हैं उसे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसा ही था, मैं भी सीरीज देख रहा था ये, और जिस एपिसोड में ये वाला डायलॉग आता है वो मैं आई थिंक 7-8 बजे ही देख रहा था, तो मुझे याद हो गया। बस मैं क्या था, पूरे दिन फिर वही मुंह में चलने वाला था, ना चाहते हुए भी। तो पापा भी नीचे थे, मैं नीचे गया, मेरे मुंह से एक बार निकला स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है, फिर निकला शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है। जब 2-3 बार उन्होंने सुना तो वो आए और पीछे से एक पट्ट से मारा, बोलते हैं कि इसलिए तो मैं इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया है कि बड़े होके मेरा बच्चा जुआड़ी बने, सट्टेबाज बने। तो ठीक है, माइंड में आया कि हाँ, शेयर मार्केट तो सट्टेबाजी होती है, तो क्यों ही इन सब चीजों में पढ़ना। और फिर जैसी कहानी चल रही थी वैसे ही आगे चलती है। उसके बाद कोविड आता है। कोविड के टाइम पर उसके बाद, कोविड के बाद हम बोले जब कंपटीशन और भी ज्यादा चीजों में बढ़ता जा रहा था, तो 1-2 एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे मैं नाम लूं, अप स्टॉक्स आता है, ग्रो आता है, जिन्होंने अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जब उन्होंने मार्केटिंग में ध्यान दिया तो एंजल वन, जो ब्रोकिंग नाम से एंजल ब्रोकिंग था शायद, है ना पहले, तो ये सब भी धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गए। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था ट्रेडिंग का, आप पहले भी जरोदा से आप ट्रेडिंग कर सकते थे, एंजल वन से कर सकते थे। ठीक है, बट ये जैसे जैसे आई तो इन्होंने मार्केट में जैसे जैसे अपना प्रेजेंस बनाना शुरू किया, तो और भी लोग उतना ही एक्टिव हुए, मार्केटिंग हुई, लोग इसके बारे में अवेयर हुए। हमने भी देखा, हमने भी सोचा कि चलो देखते हैं यार ये है क्या आखिर, क्योंकि माइंडसेट वही था कि ये एक सट्टा बाजार होता है। तो आज से मैं कहूंगा 2-2.5 साल पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, आकाश को, ठीक है, और हमने आपस में डिस्कशन करना शुरू किया शेयर मार्केट के बारे में। तो ना उसे बहुत ज़्यादा भी नॉलेज नहीं थी, ना हमें नॉलेज थी, बट हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। वो भी सुबह से पढ़ा, हम भी सुबह से पढ़े, दोनों ने मिल के पढ़ना शुरू किया, और फिर हम शाम में डिस्कशन करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जहां से भी हम पढ़ रहे थे, जितने भी लेक्चर्स हम देख रहे थे, सब में ऑथेंटिक डेटा हमें नहीं मिल रहा था, सब में अलग अलग बता रहे थे सारे लोग। ठीक है, तो वो डेटा ना नहीं बन पा रहा था हमसे। ठीक है, वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभम मसुराहा है, और मैं प्रोफेशन से मैं 10 ईयर्स से बैंकिंग में क्वांट फैकल्टी एज अ ट्रेनर हूं। ठीक है, और 10 साल हो गए मुझे धीरे धीरे जॉब करते हुए। ठीक, साथ में अब मेरे फादर नहीं है, तो उनका जो बनाया हुआ बिजनेस था वो भी मैं अभी साथ में देख रहा हूं। मैं क्या, मेरे साथ में मेरी मदर देख रही हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये मैंने आज से 2 साल पहले शुरू किया था। पहले हमने 6 महीने तक इसको ढंग से एनालिसिस किया, पेपर ट्रेडिंग करना शुरू की, पेपर इन्वेस्टिंग करना शुरू की, वो भी हम बात करेंगे क्या होता है। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने विद 15,000 रुपये, 15,000 रुपये से मैंने इसकी शुरुआत की थी। और अभी मैं अगर बोलूं तो मैं अगर जॉब ना करूं या साथ में बिजनेस भी ना करूं तो मैं अपना खर्चा अभी चला सकता हूं। ठीक है, अराउंड ऐसे मान लो रफली कि अब हर महीने का फिक्स तो नहीं होता, बट जैसा कि मैंने देखा है लास्ट 2 ईयर्स से मैंने जो अपने रिटर्न्स बना, और ये मैं रिटर्न्स कोविड के बाद जब मार्केट अपनी पीक पोजीशन में पहुंच चुका था उसके बाद की बता रहा हूं, कि मैंने हर साल अराउंड 25% के आसपास मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और मेरा अभी भी 40-40 हजार के आसपास अगर ऑन एवरेज हम देखें तो इतना बन जाता है। ठीक है, हर महीने का इतना मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। धीरे धीरे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, महज 15,000 से मैंने शुरुआत की थी। ऑलराइट, आपने हमेशा ही देखो, शेयर मार्केट समझने के पहले ना हमें बहुत सारी चीजों को अंदर तक समझना होगा, डीपली समझना होगा, तभी हम उसमें थोड़ा ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, हमने हमेशा ही अपने आसपास एक ही चीज सुनी होगी। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है तब से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की आई, उसके बाद फिर कांग्रेस की आई,
और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, और मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने आसपास ये ना सुना हो कि महंगाई बहुत है। हमेशा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली है कि ये महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हमेशा जो गवर्नमेंट थी उसे कोसा ही गया कि महंगाई बहुत है, बट मैंने कभी ये बात अमीरों के मुंह से नहीं सुनी। मैंने कभी मतलब इनको हटा दो, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज में हैं उनका अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो उनको हटाकर अगर हम देखते हैं तो मैंने कभी भी ये चीज नहीं सुनी कि कोई और बात करता हो अमीरों में कि महंगाई बहुत है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ठीक हमने भी यहीं पर देखा भाई कि यही सब हम भी सुन रहे थे, हमने भी देखा, चलो थोड़ा बहुत हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली है क्या। एक्चुअली इसमें ना गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने जैसे कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, ठीक है, अभी भी 2 साल हुए, मुझे लगता है कि सीखने की कोई लास्ट लिमिट नहीं होती। आप जितना सीख पाओ, सीखते जाओगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है, और फिर एक्सपीरियंस भी काम करने लगता है। तो जब मैंने सीखा तो मुझे अंदर ही अंदर रियलाइज हुआ कि यार ये जो चीजें यहां पर मैं सीख रहा हूं, ये अगर मेरा कोई एडिशनल सब्जेक्ट मेरे स्कूल में होता तो शायद मैं उसको वहां से भी उन टर्म्स को जान पाता, और तब से ही जो मैं पैसे फालतू में उड़ा देता था या अपने पास बचा के किसी गुल्लक एंड ऑल में रख देता था, अगर मैं तब से उन पैसों को ग्रो करना स्टार्ट करता तो शायद आज अच्छा पैसा होता। ठीक है, और शायद सारे के सारे स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट लाइफ में ही हमें ये सब चीजें पढ़ा दी जाएं, तो ये जो एक महंगाई का मुद्दा है, महंगाई की हम बातें करते हैं, वो शायद काफी हद तक हम कम करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट पे बात होगी, बट इतनी ज्यादा हाइप करके नहीं होगी कि हम सिलेंडर लेके कहीं बैठे हैं कि भाई सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं है एंड ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट अगर ये सब पढ़ाने लगेगी तो मुझे लगता है कि एक महंगाई का मुद्दा खत्म हो जाएगा, दूसरा गरीबी का मुद्दा काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर गवर्नमेंट इलेक्शन किस चीज में लड़ेगी, मतलब आप दूसरी गवर्नमेंट को कैसे ही कुछ बोल पाओगे। ठीक है, तो ये मुद्दे तो रखना पड़ेंगे, है ना। जैसे मैं सुनता भी हूं, जब हम आजाद हुए थे तब भी गरीबी एक मुद्दा था, और आज भी गरीबी एक मुद्दा है। और आप मुझसे लिख के ले लो, जिस तरह के हालात आ रहे हैं आज से 50 साल बाद और भी ज्यादा हम गरीबी के मुद्दे पे बात कर रहे होंगे, और वहीं पे भी गवर्नमेंट यही बोल रही होगी कि हम गरीबी के मुद्दे को कैसे हटा सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो भी कर रहे हैं, लाइक हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और सारे लोग अपनी जॉब एंड बिजनेस से वो देख पा रहे होंगे कि कंपटीशन हर चीज में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं चीजों को तो बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। बिजनेस में प्रॉफिट्स का जो मार्जिन है वो कितना कम हो चुका है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। तो इस स्टेज में हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ सेकंड ऑप्शन होना भी साथ में जरूरी है। मैं ये नहीं कहता फर्स्ट को खत्म कर देना है, बट सेकंड ऑप्शन भी होना जरूरी है कि एक स्टेज तक हम इतना पैसा कमा लें कि हम एक स्टेज के बाद, क्योंकि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इतना अच्छा खाया पिया है कि वो लोग 60 साल 65 साल 70 साल तक आराम से काम कर पाएंगे। बट हम जिस तरह का हमारा खान पान है, या हम बहुत अच्छा भी रखें तो जिस तरह की खादें एंड ऑल यूज की जा रही हैं, हमें नहीं लगता हम बहुत दिन तक काम कर पाएंगे। और फिर मोमोज वाली लाइन जो है उनको तो हटा ही दो। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हम सेकेंड ऑप्शन को भी अपना स्ट्रांग कर लेते हैं तो हमें जब हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे या जैसे ही हम 45 साल के आसपास पहुंचेंगे, तब हमें जो भी काम करना है वो हम अपने शौक के लिए करें, ना कि ये हमारी नीड हो कि काम ही करेंगे तभी हम कुछ खा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अगर सारे लोग समझ जाएं तो शायद ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, पहले क्या होता था, एक अपर होता था, मिडिल होता था और लोअर क्लास होता था, बट एक बीच में हम लोगों ने बनाया रखा था अपर मिडिल। अभी आप कुछ दिन से देखो तो जो अपर मिडिल है वो मिडिल की तरफ खिसकता जा रहा है, उसका बहुत कम परसेंट हो गया है। ठीक है, तो अपर मिडिल भी एक तरह से मिडिल में ही आ चुका है। तो काफी कुछ चीजें यहां पर सीखनी होंगी, है ना। अच्छा, अब जैसे ही आप लोगों ने आज का ये थंबनेल देखा होगा कि चलो स्टॉक मार्केट, सर स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, चलो स्टॉक मार्केट सीखते हैं, तो 90% मैं बोल रहा हूं 90% लोग यहां पर ऐसे लोग आए होंगे जिन्हें लगा होगा कि हम जैसे ही क्लास में जाएंगे और शुभम सर एक ऐसा हमें पेनी स्टॉक्स बताएंगे, जिसमें पेनी स्टॉक बताएंगे जिसमें हम 10,000 रुपए डालेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे और कुछ दिन में वो मल्टीबैगर बन जाएगा और वो शेयर हमारा 10,000 से 1,00,000 रुपए हमें दे देगा। तो मैं ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं हूं, और जो लोग ये सोचकर आए हैं उनके लिए सच में शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक सट्टा बाजार ही है।
ऑलराइट, अगर मुझे ऐसा कोई मल्टी बैगर स्टॉक पता होता या किसी को भी पता होता जो इतना ज्यादा रिटर्न दे देता, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा आदमी कोई हो सकता था। राइट, तो इन सब चीजों को भी हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो हमें यहां पर एक एक चीज को बहुत ढंग से समझना होगा, तभी हम लोग यहां पर चीजों को बहुत ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी जब पढ़ा, मैंने भी काफी चीजें सीखी, और हम भारतवर्ष में ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं वैसे भी 10 साल से टीचर ही हूं, तो मुझे ये सब चीजें ही पता है, ज्ञान कैसे बांटना है, ठीक है, और कैसे चीजों को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। मैं बहुत इजी वे में चीजों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो वहीं पर ये एक पहल है, ठीक है। तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में, या जब भी आपकी मेरे से बात होती है, हम थोड़ा डिबेट करेंगे, उसके बाद मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी आएगी कि मैं और भी चीजों को जानने की कोशिश करूं, और नए नए क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएंगे जो शायद आपके क्वेश्चन अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आए हो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पर पूरा का पूरा शेयर मार्केट सीखने वाले हैं। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, डिविडेंड क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे देखी जाती किसी भी चीज की, ठीक है, CGST क्या होता है, LGST क्या होता है, ठीक है, सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीखना है हमको सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम किस किस स्टेज में अभी हैं कि हमारी जो पहल है वो सही है। तो अगर हम बात करें, अगर हम 20 to 25 ईयर्स की एज में है, और अगर हमने अभी अभी कमाना शुरू किया, अब देखो ये बात आपको नहीं सोचनी है कि मेरी इनकम अभी 8,000 है, या मेरी इनकम अभी 10,000 है, या मेरी इनकम अभी 1 लाख है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी इंसान की जितनी भी इनकम होती है, वो कुछ ना कुछ सेविंग्स उससे कर ही लेता है। और अगर कम पड़ने की बात करें तो तुम 10 लाख रुपए भी महीना कमा लोगे तब भी नहीं बचा पाओगे। और बचाने वालों की बात करें तो जो 5,000 रुपए महीना भी बचा रहा है, वो भी RD 300-400 रुपए की कर रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहां पर यह बात कर रहा हूं कि जो 20 to 25 ईयर की रेंज में अभी तक हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत स्मार्ट स्टार्ट हो सकता है अगर वो ढंग से यहां पर इन्वेस्टिंग को सीखते हैं कि इन्वेस्टिंग की कैसे जाती है। तो यहां पर एक उन्हें अच्छा स्टार्ट मिलने वाला है। जिन्होंने 25 to 30 ईयर की रेंज में चल रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, उन्होंने थोड़ा तो लेट किया है 2-3 साल, बट इतना भी लेट नहीं किया है, उनके लिए भी चीजें अच्छी हैं। और अगर उन्होंने अपनी स्किल पर ध्यान दिया है तो डेफिनेटली 25 ईयर की एज में वो ठीक ठाक अपनी जॉब में पहुंच चुके होंगे। नहीं भी पहुंचे हैं जो 30+ हैं, उनको मैं कहूंगा कि ऐसे कहने को तो टाइम काफी ज्यादा निकल गया है, बट ठीक है, इन्हें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 ईयर की एज में हमारे पास ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, शादी एंड ऑल का भी बन जाता है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अराउंड 28-27 में ही चीजों को स्टार्ट किया है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की नीड यहां पर हम लोगों को नहीं है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में हम बात करें तो ये है हमारे राकेश झुनझुनवाला जी। और ये आप देख सकते हैं मोदी जी के साथ इनकी फोटो है। अगर मेरी मोदी जी के साथ फोटो आनी है तो मुझे लगता है मैं तो 10-12 दिन तक अपना गोल्डन फेशियल कराने वाला हूं, और उसके बाद, और आप देख सकते हो कितना आराम से, मतलब कितने शांत इंसान है, और आराम से इन्होंने इनके साथ फोटो, सोचो PM के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, और ये हैं शेयर मार्केट की इंडस्ट्री के सबसे बड़े बॉस, ठीक है। जैसा कि हमने देखा ना शार्क टैंक में, अमन कहता है इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूं, वहां पर ये है वॉरेन बफेट जी, ठीक है, जो आई थिंक सबसे ज्यादा वेल्थ में मैं देखूं तो शायद 5वें-6वें नंबर में इनका नंबर आता होगा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी। इनके नेटवर्थ तो बहुत ज्यादा है, क्या ही उसमें डिस्कशन करना है, ठीक है, वो तो बहुत आगे की बात हो जाएगी, और धीरे धीरे आप चीजों को समझते भी जाओगे, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारा जो माइंडसेट होता है, एक बेटी है, ठीक है, और उनकी माँ ने मान लीजिए कि ऐसा सोचा कि हम अपनी बेटी की आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल बाद शादी करेंगे। और 5 साल बाद उन्होंने देखा कि यार जिस तरह से आज चल रहा है उस हिसाब से
5 साल बाद हमें 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। हाँ, 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे लोग क्या करते हैं, लोग या तो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल देते हैं या तो वो अपने पास कैश रखते हैं। ठीक है, तो मैं सारे ही एग्जांपल्स यहां पर आपको लेके बता देता हूं। बाकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कितने साल में पैसा डबल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब पहले ही दिन में सारा कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, जितना मुझे आता है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे आफ्टर 5 ईयर की मैं बात करूं, अगर वो अपने पास कैश रखती है तो कैश रखने से उसका जो पैसा है वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, रखे रखे थोड़ा ना पैसा बढ़ता, अंडे थोड़ा ना देता पैसा। ठीक है, तो 10 लाख के 10 लाख ही रहेंगे। बट अगर वो अपने, जो कि जनरली सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम लोग अपने पैसे सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, जहां पर मैंने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ली है कि अगर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलती है तो विद इन 5 ईयर आपका जो पैसा है वो 11,31,408 यानी 11,31,408 रुपए बन जाता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट के साथ आपका। ठीक, अच्छा, उसके बाद मैं कहूंगा जितने भी लोगों का सेविंग अकाउंट है और अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में हमेशा 1 लाख के ऊपर रहता है तो सबसे पहले अपने बैंक में जाना और अपने बैंक में मैं कहूंगा ऑटो स्वीप करवा लेना। ऑटो स्वीप या हम बोल सकते हैं सेविंग प्लस अकाउंट करवा लेना। ये जब आप कराने जाओगे तो जो भी वहां पर लोग होंगे वो आपको मना करेंगे, वो आपको तरह तरह की चीजें बोलेंगे, इसमें इतना पैसा कट जाता है, ये कट जाता। तुम अड़े रहना, तुम सख्त बने रहना, तुम कहना ऑटो स्वीप कर दो बस। मैं अपना बता दूं, मेरी मम्मी का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, जहां पर मुझे जाकर ऑफलाइन कराना पड़ा। मेरा खुद का जो बैंक है वो एक्सिस बैंक में है, जहां मैंने एप्लीकेशन से, मोबाइल एप्लीकेशन से ही अपना ऑटो सेविंग कर लिया है। ठीक है, ऑटो स्वीप कर लिया है। और इससे फायदा क्या होता है गाइस, इससे फायदा ये होता है कि आपको ऑटो स्वीप करने के बाद जो इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट की नहीं मिलती, आपको एफडी की इंटरेस्ट मिलती है। और एफडी की इंटरेस्ट कितनी होती है, 6%। अब हम कहेंगे कि एफडी में तो सर ब्रेक करते हैं तो उसमें कुछ पेनाल्टीज लगती हैं, बट इसमें सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े थे, एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड, मान लीजिए 50,000 की है, तो बाकी जो 4.5 लाख है वो आपके एफडी के फॉर्म में आपके लगा दिए जाएंगे। ये कैसे काम करता है मैं किसी दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं अभी बड़ा बड़ा बता देता हूं कि मान लीजिए उसने 50,000 के आपके सारे के सारे बना के तोड़ दिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, 50,000 के 9 बना दिए आपके। ठीक है, 4.5 लाख में 9 बन जाएंगे। अब जैसे ही आप 50,000 निकालते हो तो पहले 50,000 ही निकलते हैं। ठीक, पहले 50,000 निकले और फिर आपने जैसे 20,000 डाले तो वो 20,000 पहले ही 50,000 में ऐड होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला कटना शुरू हो जाए। ठीक है, और उसी पे आपको एफडी की इंटरेस्ट मिलने लगती है। आप 1 साल करा के देखना, आप देखोगे यहां जो 2.5% था इससे डायरेक्ट 6% में आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला काम तो सारे लोग ये करा ले। ऑलराइट, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो, या अगर आप फिक्स डिपॉजिट में, यानी बहुत लोग फिक्स डिपॉजिट भी कर देते हैं 6% के हिसाब से, मैंने एक इनिशियल रेट लिया है, तो यहां पर बहुत जगह 5.75 भी है, बहुत जगह ज्यादा भी है। आईएफडीसी बैंक कौन सा बैंक है उसमें अच्छा है, मेरे पास शेयर है आईडीएफसी बैंक, हाँ उसमें अच्छी है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एफडी की। तो यहां पर 6% है, तो यहां पर बन रहा है 13,38,226। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत सारे होते हैं, उनमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, तो अगर आप उसमें लगाते हो तो ये बन जाता है 16,10,510। अगर आप म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, अगर आप सही म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, देखो बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो बहुत आराम से हम लोग पुरानी ग्रोथ देख के लगा देते हैं, तो कैसे उसको भी सिलेक्ट करना है, उसको भी आइडेंटिफाई करना है, उसमें भी हम बात करेंगे। तो अगर आप उसमें लगाते हो, और एक मैंने बहुत नॉर्मल सी रेट ली है 14%, वैसे तो वो लोग 15% का बोल देते हैं, 15 तो होता ही है। तो यहां पर 19,25,415 एंड जो मेरा है, वैसे तो मैं 25 से ग्रो कर रहा हूं, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं हमेशा करूंगा। तो अगर मैं विद इन 5 ईयर्स का ले लूं, तो ऑन एवरेज भी ले लूं, तो मैं 20 से कम तो नहीं करूंगा, ये मुझे पता है। अगर मैंने 20 ईयर से किया तो आप देख सकते हैं वही 10 लाख का जो अमाउंट है वो 24,88,320 रुपए बन जाएगा मेरा। क्लियर? तो यही बस थोड़ी सी सोच का फर्क है कि आपके 10 लाख ही रहेंगे या आपके 10 लाख 24,88,320 बन जाते हैं।
अब जो 10 लाख सोचकर उस माँ ने सोचा कि हम 5 साल बाद अपनी बेटी की शादी करेंगे, महंगाई एंड ऑल ऐसे बढ़ती जाती है कि वो जितना सामान उसने सोचा था वो 10 लाख में तो नहीं आएगा, अराउंड वो मान लो 13-14 लाख में आता है, तो अब उसे 3-4 लाख रुपए अलग से अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं और यही कारण है, यही रीजन है कि ज्ञान ना होने की वजह से, स्टडी ना होने की वजह से, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। आपको समझ में आ रहा है? ये सब चीजें अगर हमें पहले से पढ़ा दी जाए और अगर हमें इन्वेस्टिंग एंड ऑल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी सिखा दिया जाए तो हम अपने पैसे को कितना आराम से ग्रो करते रहते पहले से यार। ठीक है, और कितना सही रहता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी लोग देख रहे हैं वो इसको शेयर जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और यही रीजन है कि गरीब गरीब है और अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से ये सब चीजें सिखाते हैं। हम नहीं सिखा पाते क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हमें खुद पता है सट्टा बाजार है और इसमें हमारी गलती नहीं। जब हम ऐसी जगह है हमें नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम कैसे कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहां पर इसमें बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चलता है तो आप जितना पैसा बिजनेस में लगाओगे, जितना पैसा लगाओगे उतना जल्दी रैपिडली वो ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बात करूं बिजनेस में भी पैसा लगाने की एक लिमिट होती है। कुछ में तो बहुत लिमिट ही नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड कितना ज्यादा लगा दोगे। जैसे मैं एक डीलरशिप की बात करूं, मेरे पास डीलरशिप है और मान लो मेरे पास एक जो चीज की डीलरशिप है उसके लिए मान लो कि मुझे 30 लाख की नीड है, 30 लाख की नीड है। ठीक है, अब 30 लाख की मुझे नीड है, मैंने मान लो उसके लिए 35 लाख अलग से बना के रख ली और मेरा अभी किसी और काम को बढ़ाने का मन नहीं है। अब मेरे पास 35 लाख हो गए। अब मान लो मैंने और कमाना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे पास 7-8 लाख एक्स्ट्रा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उसे सेविंग अकाउंट में ही रखूंगा। अब सेविंग अकाउंट में ही रखूंगा तो वो 2.5% के हिसाब से ही तो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या ही फायदा है। तो फिर वही पैसा मैं यहां पर डाल सकता हूं स्टॉक मार्केट में, तो वो मेरा पैसा रैपिडली ग्रो करता रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट, जिसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, बट इसमें भी सिस्टमैटिक ढंग से, ये नहीं कि हम किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी लगा दें। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई करोगे ढंग से तो समझ में आ जाएगा। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा और मैं इतने छोटे छोटे फैक्टर्स के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगा कि आपको बहुत ढंग से चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद बहुत लोग गोल्ड, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से गोल्ड पे हमेशा से इन्वेस्ट करते हैं, बट वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल मतलब किसी सुनार के पास हम गए और हमने सोने को खरीद लिया। ठीक है, जिसको रखने के बाद बस रखे रहेगा, उसका पैसा बढ़ेगा, बस इतना सा होता है। बट डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड को परचेस किया जाता है और उसकी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। आप सोचो कि पैसा रखे रखे, गोल्ड रखे रखे, मतलब हम गोल्ड रख रहे हैं, उसको हमें रखने का भी पैसा मिल रहा है, ऐसा समझ लो। इसकी भी इंटरेस्ट यहां पर मिलती है गोल्ड की। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे, मैं अलग से सेपरेट, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते। तो यहां पर अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इस पे लगे हुए हैं, तो आप लोगों को अपडेट होना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो डिजिटली फॉर्म में भी कर सकते हैं। और ये रियल एस्टेट, ये प्रॉपर्टी एंड ऑल का, ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है प्रॉपर्टी का। ठीक है, बट प्रॉपर्टी का ठीक है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर लिया, बट हमें समझ में आता है तो बहुत अच्छा है। हमें समझ में नहीं आता, मान लो कोई जमीन 10 लाख की है, ठीक है, उसकी कीमत वहां पर 10 लाख है, किसी ने हमसे बोला 20 लाख है, 15 लाख है, हमें कैसे पता होगा कि वो 15 या 20 है? हम किसी तरह उस एरिया में पता भी कर लेंगे, चलो बहुत स्मार्ट है। तो अगर फिर भी बन गए तो बात अलग, नहीं बन पाए, ठीक है, तो अगर वो किसी विवादित जमीन है या कुछ है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने 20 साल की उम्र में अपनी 25-30 हजार की, 35 हजार की जॉब से स्टार्ट किया, आप बेंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हो, क्या ही बचाओगे? नोएडा में रह रहे हो, क्या ही बचाओगे? आप उससे जमीन तो तुरंत नहीं खरीद पाओगे। तो काफी सारे यहां पर फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। तो मैं किसी दिन एक वीडियो ये भी बना के ले आऊंगा कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या चुनना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। बट इनमें जो फ्लैट्स एंड ऑल में लेने में लगे हैं वो फिर भी लॉस में चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं महंगाई दर, ठीक है, जिसकी हम हमेशा सुनते रहते हैं, बहुत महंगाई बहुत महंगाई, बाप रे कितना होगा, क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर मैं एक एवरेज लेके चलता हूं तो गवर्नमेंट का कहना है कि महंगाई जो हमारी है वो 6% है, क्योंकि वो कुछ गुड्स में ही महंगाई को देखती है। बट एक्चुअल में अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई हमारी 8 to 9% हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी
एक चीज आती है क्या, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये मिडिल क्लास लोअर क्लास इनके लिए है। जो हायर क्लास के लोग हैं उन्हें ऑलरेडी सब कुछ आता है, ठीक है, और वो भी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर वो भी बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं तो मैं धीरे धीरे सब कुछ एडवांस लेवल पे चीज़ों को लेके चलूँगा। बट आज के लिए सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में ना आपको पूरा शेयर मार्केट समझने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अगर 30-40% भी शेयर मार्केट को ढंग से एनालाइज कर लेते हो, ढंग से समझ लेते हो ना, तो आप एक अच्छा खासा पैसा वहां पे बनाना शुरू कर दोगे। बाकी तो वो बहुत एडवांस लेवल पे चला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड ऑल, ये सब तो बहुत आगे की हम लोग टर्म्स की बात करने लगते हैं, ठीक है। तो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा था, तो मिडिल क्लास का हमारा जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं तो घूमने चला जाऊंगा यहाँ पर, और थोड़ा सा हमारा अपोजिट जेंडर में थोड़ा सा बढ़ता भी है ना इंटरेस्ट, ठीक है, उसको इंप्रेस करना है, तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, जैसे ही हमारी सैलरी अकाउंट में गिरती है, बैंक वालों को पता चलता है ओहो नया मुर्गा फंसा है, वो तुरंत ही क्रेडिट कार्ड हमको ऑफर कर देते हैं, ठीक है, और लोन ट्रैप में फंसा देते हैं, आपके लिए लोन, हम तो इतना खुश होते हैं, वाह लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और हम वहीं से फंस जाते हैं, ठीक। हम तुरंत ही एप्पल का मोबाइल खरीद लेते हैं, ऐसा कर ले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब करते हैं, जिनको नहीं पता करते हैं यार, मैंने भी किया था, ठीक है। मैंने एप्पल का नहीं लिया था, मैंने ऑनर का मोबाइल लिया था 30-40 हज़ार रुपए का, उस टाइम पे बर्बाद किए थे। और मैं सच तुमको बताऊं, मैंने अभी ये एक मोबाइल लिया है, ठीक है, ये मैंने एप्पल का लिया है, iPhone 15 Pro Max है, ठीक है, 1 TB अराउंड, ये 1.35 से 1.40 के पास मुझे पड़ा है। और इसके पहले मैं वीवो का Z1 Pro चला रहा था, जिसकी कीमत शायद 15-16 हज़ार रुपए थी। और मैं तुम्हें सच बताऊं, ऐसा नहीं था कि बीच में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं नहीं खरीद सकता था। ये मोबाइल जो मैंने खरीदा है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 शेयर्स को बेच के खरीदा है। मतलब 3 शेयर मैंने जो बेचे, उनसे जो मुझे प्रॉफिट निकल के आया है, वो इतना प्रॉफिट था कि ये मैंने मोबाइल खरीदा। सेकेंड थिंग, उस टाइम अभी ये 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले अगर हम देखें तो मार्केट भी अपने पीक पे था। मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज देख रहा था मार्केट में कि कहीं ना कहीं मुझे पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं मिल रही थी। सारे के सारे जो शेयर्स जो मैं देख रहा था, जिनमें मेरा इंटरेस्ट था, जो मुझे देख रहा था कि फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, वो ओवर वैल्यूड थे, यानी महंगे थे, ठीक है। जितनी उनकी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा के थे। मेरा पैसा, मुझे लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है, और अगर मार्केट एकदम से गिरता भी है तो मेरे पास उतना है कि मैं उसको लगा सकता हूं, और मार्केट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख भी नहीं रहते कि इतना ज्यादा रैपिडली गिर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर इन्वेस्ट करके ये काम किया, अदरवाइज मैं नहीं लेता, मैं V1 का Z1 Pro ही चला रहा होता, ठीक है। तो मिडिल क्लास को सबसे पहले तो इस दिखावे से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अपने शौकसान पूरे ना करो, शौकसान पूरे करो, बट अपनी रेगुलर इनकम से नहीं किए जाते, अपनी एक्टिव इनकम से नहीं किए जाते, हमेशा अपनी पैसिव इनकम से किए जाते हैं। आप पैसे को भी काम पे लगाओ, ठीक है। आप तो काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, जो पैसा मिला है ना उसको भी काम पे लगाओ कि तू भी पैसा कमा के दे। और वो जो पैसा कमा के दे रहा है ना, उससे आप अगर अपने ये सब शौक पूरे करोगे ना, तो आपको कभी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई तो देखो बढ़ेगी। मुझे याद है बचपन में, जब मैं छोटा था, बचपन में सब छोटे होते, कैसी कैसी बातें कर रहा हूं मैं तो 2 रुपए के 3 गोलगप्पे में खाता था, आज 10 रुपए के 3 खाता हूं। यानी वहां से अगर महंगाई को देखें तो 2 × 5 गुनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक। अच्छा, एक चीज अभी आपने लोगों ने सुनी होगी कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बताओ जब हमारे दादाजी थे उस टाइम पे जो गोल्ड था वो इतने रुपए का हुआ करता था, ठीक है। काश हमारे दादाजी ने उस टाइम पे 10 किलो सोना लेकर रख लिया होता, तो सोचो आज हम कितने अमीर होते, ठीक है। हम मतलब ऐसे गालियां देते हैं मन में अपने बुजुर्गों को, और जो हम गालियां दे रहे हैं ना, वैसा ही सेम टू सेम हमें भी गालियां मिलने वाली है जब हम दादा बनेंगे या दादी बनेंगे। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि जैसा आज है ना वैसा ही तब होने वाला है। उतनी ही तेजी से पैसा गोल्ड बढ़ेगा, और फिर वो लोग कहेंगे कि काश हमारे दादाजी ने उस प्राइस में अगर चीजों को ले लिया होता, तो सोचो आज हम कितने बड़े आदमी होते। तो ये तो महंगाई का है यार, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं, कोई भी आके बैठ जाए, महंगाई तो देखो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है शेयर मार्केट की, ठीक है। थैंक यू, कहां से आ गया, अभी तो चीजें बहुत कुछ बची हुई हैं, ठीक है। अब शेयर मार्केट की बात आती है। देखो बात ये होती है, मैं आपसे बोलूं कि जैसे ही हम बड़ी सिटी में हैं, मान लो, ठीक है, एक समझने की कोशिश करना, हम बड़ी सिटी में कोई, हमें समझ में आया बिजनेस कि ये बिजनेस ना बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने वाला है आगे चलकर, ठीक है।
अब हमें पता है कि वो बिजनेस ग्रो होगा, बट हम उस बिजनेस को नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास दम नहीं है उसको स्टार्ट करने की, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए होता है, इतने ज्यादा चीजें होनी चाहिए, कितना कंपटीशन है, तो हमारे पास होती नहीं चीजें, रिसोर्सेज नहीं होते, हम छोटी जगह पर हैं लेकिन वो बिजनेस जो है वो बड़ी जगह पर चलेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, हमें दिख रहा होता है कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है, बट हमारे पास पैसा नहीं होता। सेम टू सेम आप कंपनी को ले लो, दूसरी कोई कंपनी है जो बिजनेस में आती है, उसके पास सब कुछ है, माइंडसेट है, दम है, सब कुछ है, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है। अब पैसे के लिए कहोगे सर वो तो बैंक से ले लेना, आप खुद सोचो, आप किसी बिजनेस को नया नया स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रॉफिट्स मार्जिन नहीं बना पा रहे हो अभी, लेकिन आप रैपिडली धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो बिजनेस को, और अभी से आप लोन के ट्रैप में फंस जाते हो, तो आपको हर साल उसकी इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो लोन लेकर लोग, कंपनीज अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहती, तो कंपनीज आपको ऑफर करती हैं कि आइए आप हम पे निवेश करिए, आप हम पे पैसा डालिए, और हम आपके पैसे को ग्रो करके आपको वापस करेंगे। उसके लिए कुछ वैल्यूएशन निर्धारित होती है, अगर आपको ये वैल्यूएशन हमारी अच्छी लगती है तो उस हिसाब से हम आपको, शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं ये, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे कब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और क्या है, वो सब धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बड़ा, तो वो कहता है आप हमारी कंपनी का जितना भी हिस्सा खरीदना चाहते हैं, छोटा मोटा, हमने शेयर के फॉर्म में उसको निकाल रखा है, आप उनको खरीद सकते हैं। जैसे जैसे हमारी कंपनी बढ़ेगी, हमारे प्रॉफिट्स होंगे, पैसा फिर से और डालेंगे, और भी इन्वेस्टर्स आएंगे, और डेफिनेटली अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो लोग जब उसके शेयर खरीदेंगे, और शेयर मान लो 100 ही है, मान लो 100 शेयर हैं, 100 शेयर मान लो 50-50 रुपए के सबने बेच दिए, अब उस कंपनी के शेयर बचे ही नहीं। अब जिसने जिसने 50-50 के खरीदे हैं वो लोग लगाते हैं हम कितने का बेचना चाहते हैं, कोई लगाएगा 60 रुपए का, कोई लगाएगा 55 रुपीज का, तो अगला जो खरीद रहा है, ठीक है, तो अब जो डीलिंग है वो 55 में हो रही है, फिर उसके बाद 55 वाला और महंगा, फिर और महंगा, फिर और महंगा, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो और लोग देखकर फिर उसमें पैसा लगाते हैं, और जो आपका शेयर है 50 रुपीज का आपने लिया था, वो धीरे धीरे ग्रो होता जाता है कंपनी के साथ साथ, और उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है कंपनी की, और आपके शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। तो इस तरह आपका जो शेयर है वो बढ़ता जाता है और आपका पैसा ग्रो होता जाता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में कि ये बिजनेस अच्छा करेगा, वो जरूरी नहीं है कि मैं ही बिजनेस खोल के बैठ जाऊं। अगर मुझे दिख रहा है कोई कंपनी है, कोई ट्रस्टेड कंपनी है, और हम देख रहे हैं कि वो कंपनी अच्छा करेगी, और हमने उसकी बैलेंस शीट एंड ऑल सब कुछ चेक किया, बहुत कुछ चीजें चेक भी करनी पड़ती हैं, हमने सारा कुछ चेक किया और हमें सब कुछ ठीक लगी और हमने उसमें इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली हम उसके अपने पैसे को बहुत अच्छे से ग्रो होते हुए देख सकते हैं। बीच बीच में वो डिविडेंड्स यानी कुछ प्रॉफिट के फॉर्म में भी हमें, कि आप शेयर मत बेचो, हम फिर भी आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि सेविंग्स अकाउंट में रखने से अच्छा तो है कि हमारा डिविडेंड उतना ज्यादा आ जाता है। लेकिन इसमें यहां पर बहुत जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शेयर कौन सा हमें लेना है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा शेयर हमें लेना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप गोल्ड की बात करो, कोई ऐसा इंसान है दुनिया का जो कहे गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एक मैं एग्जांपल ले लूं कि मान लो आज गोल्ड का जो है 10 ग्राम का प्राइस वो 80,000 है, 24 कैरेट का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 80,000 रुपए। अब गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कोई नहीं कह सकता गोल्ड बेकार है। मैं आपसे कहूं आज आप 1 लाख रुपए का 10 ग्राम गोल्ड खरीद लो, आप खरीदोगे क्या? ये अभी सही इन्वेस्टमेंट है? नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो मतलब मैटर ये नहीं करता कि आप चीज क्या ले रहे हो, चीज आप ले रहे हो ठीक है, लेकिन उसकी उतनी उस टाइम पे वैल्यू है कि नहीं। और अगर आपने 100 में खरीद भी लिया, चीज बहुत अच्छी है, और ये कम लॉस होता है इस चीज में कि बहुत अच्छी चीज है, आपने अगर महंगी कभी खरीद भी ली तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके वो उसके आगे जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि 80,000 का गोल्ड है और आज आपको उस गोल्ड को 70,000 रुपीज में दिया जा रहा है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, अच्छा होगा? तो डेफिनेटली इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हो उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस शेयर का उतना प्राइस उस टाइम पे होना चाहिए कि नहीं, जो और कंपनीज हैं उससे उनका पी रेशियो जो है वो कैसा चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें, उसका डेट कितना है, उसके पास कैश कितना बचा हुआ है, ठीक है,
क्या उसके पहले के प्रॉफिट्स रहे हैं, ठीक, ये सारी की सारी चीजें, कहां पर उसने नया इन्वेस्टमेंट किया, कितनी नई फैक्ट्रीज डाल रही है, ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत ढंग से समझनी पड़ेंगी, तभी हमें इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में। ऑलराइट, तो आज की पूरी क्लास में मुझे लगता है हम लोग ये समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट है क्या बेसिकली। अब अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके, साथ में अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो। देखो, जितने कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, मेरी पहली क्लास है, ऑलराइट, मैं वैसे तो मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है, उसमें मुझे खूब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बट यहां पर मैंने कोशिश की है कुछ अच्छा करने की, कुछ बेटर करने की। तो अगर मैंने टाइम निकाला है और अगर मुझे वैसे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसके आगे की जो सीरीज है उसको भी आगे हम धीरे धीरे करके एक एक टर्म करके बढ़ाएंगे। साथ में कोई और भी ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, और उसके बारे में भी जितनी मुझे नॉलेज होगी, साथ में मैं जितनी गेन कर पाऊंगा, मैं उसके थ्रू आपको इजी से इजी वर्ड में सारी की सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जो एग्जांपल्स रहेंगे वो बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, जिससे हम चीज़ों को बहुत आसान भाषा में सीख पाएं, क्योंकि सीखने को तो हम किसी भी बुक से पढ़ के भी सीख सकते हैं, बट वहाँ पर जो टर्म्स होते हैं, जो यूज़ किए गए होते हैं, वो काफ़ी हद तक इतने हार्ड होते हैं कि हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लाने की कोशिश करूं। तो गाइस, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अपना प्यार जरूर बरसाइएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।